हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, त्रिभुज के बारे में समझेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, त्रिभुज की क्या परिभाषा है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आपका ट्रायंगल है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति या तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। घिरी आकृति या बंद आकृति क्या है? अगर एक त्रिभुज हम बना रहे हैं और ये बंद नहीं है, खुला है, इसको मिलाएंगे तो चार भुजा हो जाएगी, ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये बंद होना चाहिए, लेकिन चार भुजा से नहीं, तीन भुजा से ही बंद होना चाहिए। तीन भुजा से, इसलिए कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। ये तीन अंतःकोण हैं। अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए, अगर इस BC भुजा को हम बढ़ा दें तो ये बाह्य कोण हो गया। इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें, एक बाह्य कोण यहाँ हो गया। इसको आगे बढ़ा दें तो एक बाह्य कोण यहाँ हो गया। तो एक त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं और तीन बाह्य कोण होते हैं। तो बाहर के कोणों का योगफल 360 अंश होता। मान लीजिए ये आपका कोण नंबर 1 है, कोण नंबर 2 है, कोण नंबर 3 है। तो 1 एंगल 2 एंगल 3, ये मिला के आपका कितना हो जाएगा? 360। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप बताएंगे 360 अंश, और अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इसके आगे देखते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम क्या है। देखिए, अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे एक त्रिभुज बनाते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, समान सिंबल, समान लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। यानी ये सिंबल जो निशान लगा है, ये एक प्रकार का है, इसका मतलब है ये सब भुजाएं आपस में समान हैं। तो यहाँ से देखिए, ये त्रिभुज है ABC। ये किस प्रकार का त्रिभुज है? भुजाओं के आधार पर। अब देखिए, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। फिर कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं को देख के आप बता सकते हैं त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज क्या नाम है। कोणों को देखकर आप बता सकते हैं किस प्रकार का त्रिभुज है। तो कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर। तो आपको पहले इसको पढ़ेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, यानी भुजा को देख करके आपको बताना किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज या सम त्रिभुज भी कह सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हों, सम में समान, बाहु में भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हों, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपका पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज देखिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हों, ये दो भुजाएं बराबर हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हों उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल। इसके बाद तीसरा आता है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज है। सम में समान, द्वि में दो, द्वि में दो, दो भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल देखिए,
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो वो स्केलेन ट्रायंगल है, जिसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, इसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। ये विषमबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, दो भुजाएं बराबर ना हो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अगर दो भुजाएं बराबर नहीं हैं तो तीनों भुजाएं अलग अलग रहेंगी। अब आगे देखिए, ये तो भुजाओं के आधार पर हो गया। अब कोणों के आधार पर देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये भुजाओं के आधार पर हो गया। अब देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हम भुजा के देख के बता सकते हैं। अब कोणों को देख के कैसे बताएंगे, देखिए ये आपका है राइट एंगल। राइट एंगल ये समकोण त्रिभुज है। ये अभी केवल समकोण है, ये समकोण है। जो पूछा जाए ये किस प्रकार का कोण है, इस कोण का नाम बताइए, तो समकोण है। यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। ये बन गया समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, जिस त्रिभुज का एक एंगल राइट एंगल हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ से आपका अगर एक कोण न्यून कोण हो, एक कोण न्यून कोण हो और इसको मिला दीजिए, न्यून कोण है तो यहाँ से आपका बनता है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं तो इनसे जो आकृति बन रही है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज है। तीसरा देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए इसका नाम ऑब्ट्यूज एंगल में आप ट्रायंगल जोड़ दीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसका नाम हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज है इसका नाम। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज के बारे में देख लिए हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। अब चलिए आगे देखते हैं त्रिभुज के बारे में और क्या क्या हमको पढ़ना है, समझना है। ये तो हो गए त्रिभुज के नाम। अब देखिए एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दीजिए AD, तो इसका नाम होगा शीर्ष लंब। इसको क्या कहेंगे, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब AD, शीर्ष लंब AD। तो शीर्ष लंब की क्या परिभाषा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं, या किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये शीर्ष लंब है। अब एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं ये देखिए, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। तीनों शीर्षों से आप लंब डाल दीजिए, ऐसे तीनों शीर्षों से लंब डाल दीजिए, एक लंब यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों शीर्षों से लंब डाल दीजिए तो ये आपका क्या हो गया, शीर्ष लंब। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु से जाने वाले होते हैं। इस संगामी बिंदु को क्या कहते हैं,
शीर्ष लंब है तो इसको कहेंगे लंब केंद्र। क्या कहेंगे? लंब केंद्र। इस बिंदु को क्या कहेंगे? लंब केंद्र। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को शीर्ष लंब, उसको लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। जहाँ पर ये मिलते हैं ये संगमन बिंदु है। आगे देखिए, अगर ये यहाँ से देखिए, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु है। अगर यहाँ से इसको हम मिलाते हैं तो इसको माध्यिका कहेंगे। सीधा मिलाएंगे तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा। दोनों में ये अंतर है। ये देखिए, अगर हम इस भुजा के मध्य बिंदु को ऐसे मिलाते हैं तो ये माध्यिका है, और सीधा लंब डालते हैं तो शीर्ष लंब है। दोनों में यही अंतर है। ये माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु से खींचेंगे और शीर्ष लंब को शीर्ष से लंब डालेंगे। और अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो ये शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है। ये शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ से अगर हम लंब डालते हैं तो ये शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है। अब यहाँ से देखिए माध्यिका की क्या परिभाषा है। मीडियन की त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। यहाँ शीर्ष लंब देखिए, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। त्रिभुज, यहाँ देखिए, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीनों माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। ये आपका O है तो O क्या है? केंद्रक है। त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज के 3 कोण अर्धक होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक, कोण को आधा करने वाली जो रेखा ये कोण अर्धक है। कोण अर्धक क्या है? त्रिभुज के कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा को कोण अर्धक कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक क्या होते हैं? संगामी होते हैं। एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु से जाने वाली रेखाएं होती हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं इसको अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक, त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण अर्धक होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, और यह बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ये संगमन बिंदु है जहाँ पर ये मिलते हैं, तो ये बिंदु संगामी होते हैं। त्रिभुज के कोण अर्धक संगामी होते हैं, एक बिंदु से होकर जाते हैं। इस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज के लंब अर्धक यानी त्रिभुज के लंबार्धक। त्रिभुज के एक त्रिभुज में 3 लंबार्धक होते हैं। देखिए, इस भुजा पर आप लंब डालेंगे, इस भुजा पर आप लंब डालेंगे, इस भुजा पर आप लंब डालेंगे, तो तीनों लंब, त्रिभुज के तीनों लंब एक बिंदु से होकर जाते हैं, यानी त्रिभुज के लंबार्धक संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों लंबार्धक क्या है? किसी भुजा को लंबार्धक करने वाली रेखा को लंबार्धक या लंब समद्विभाजक कहते हैं, जो मध्य बिंदु से जाए और 90 अंश का कोण बनाए। यानी लंबार्धक एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती हुई समद्विभाजित करे तो लंबार्धक रेखा होती है।
अब इसको परिकेंद्र कहेंगे, इस बिंदु को क्या कहेंगे, ये मान लीजिए O है तो O क्या होगा आपका परिकेंद्र, क्या होगा परिकेंद्र, और ये क्या होगा अंतःकेंद्र। तो कोण को अर्धक करते हुए, कोण को समद्विभाजित करते हुए जो रेखाएं एक दूसरे पर जाके मिलती हैं उस बिंदु को अंतःकेंद्र, और भुजाओं के लंबार्धक जहाँ पर मिलते हैं उसको परिकेंद्र। ये भुजाओं के लंबार्धक काट रहे हैं, यहाँ कोणों के अर्धक एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये अंतःकेंद्र है। अंतःकेंद्र से आप अगर सर्किल बनाएंगे तो आपका सर्किल ऐसे बनेगा, तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, तो ये इसका नाम है अंतःवृत्त। जो त्रिभुज के अंदर बनता है और तीनों भुजाओं से टच होता हुआ, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाता है, वह वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। और यहाँ से अगर हम ये रेडियस ले लें, ओ से ये रेडियस लेके और एक सर्किल ऐसे बनाएं, तो ये जो आपका सर्किल बनेगा, इस सर्किल को क्या कहेंगे, परिवृत्त। ये जो वृत्त बनेगा ये आपका परिवृत्त होगा। देखिए परिवृत्त आपका होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ जाए, इसका नाम है परिवृत्त। परिवृत्त, और जहाँ पर इसका केंद्र होता है उसको परिकेंद्र कहते हैं। ये परिवृत्त है और ये परिकेंद्र है, ये अंतःवृत्त है और ये अंतःकेंद्र है। तो इस प्रकार से त्रिभुज के बाहर बाहर जो वृत्त जाता है, परि का मतलब ही होता है उसके चारों तरफ, बाहर चारों तरफ परिकेंद्र, और अंतःकेंद्र अंदर, इसके अंदर जो सर्किल बन रहा है। तो अगर किसी त्रिभुज का अंतःकेंद्र ज्ञात करना है तो आप कोणों का अर्धक करेंगे तो केंद्र मिलेगा, और अगर परिकेंद्र करना है तो भुजाओं का लंबार्धक करेंगे तब आपको परिकेंद्र मिलेगा, जिससे आप परिवृत्त बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये आप त्रिभुज के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ सीखे हैं, समझे हैं। त्रिभुज के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आप लिए हैं। तो इस प्रकार से आप अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, परिवृत्त, अंतःवृत्त ये सब सीख गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। थोड़ा सा इसमें कोण के बारे में बता देते हैं, आप देख लीजिए। देखिए ये आपका न्यून कोण है, ये समकोण है, और ये आपका अधिक कोण है, और ये आपका सरल कोण है, ये आपका बृहत कोण है, और ये आपका संपूर्ण कोण है। एक बार इसको और देखिए, ये आपका एक्यूट एंगल है। जो कोण 0 से बड़ा हो, देखिए 0 अंश से ये कोण जो है, ये कोण आपका, ये थीटा जो कोण है 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो तो ये एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण है जो 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। दूसरा देखिए, वह कोण जो 90 अंश का होता है, वह कोण जो 90 अंश का होता है वह समकोण कहलाता है। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। और जो कोण, यहाँ देखिए, जो कोण एक 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, देखिए जो 90 से बड़ा हो, ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, वह कोण अधिक कोण कहलाता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ये सरल कोण है। जो कोण 180 अंश का होता है, थीटा बराबर 180 अंश, जो कोण 180 अंश का होता है उसको क्या कहते हैं, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है। एक सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सरल रेखा पर ये कोण बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सरल कोण है। इसका एक नाम और है रिज कोण। रिज कोण, जो कोण 180 अंश का होता है उसको रिज कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है जिसको कहते हैं बृहत कोण, इसको कहते हैं बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है, जो 180 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से बड़ा हो लेकिन 360 अंश से छोटा हो।
180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, बृहत् कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण को कहते हैं कंप्लीट एंगल। इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाए, जैसे ये आपका कोण है, ये आप किरण है, ये घूमते घूमते अपना एक चक्कर पूरा कर ले, तो जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा इसका यहाँ से, तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। ये आपका हो गया संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण आपका 360 अंश का होता है, जिसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये 360 अंश का होता है। थीटा का मान कितना होना चाहिए? 360 अंश। तो इस प्रकार से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।